गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 कोर्स में से हटा दिया गया है, इसलिए चैप्टर नंबर 14 हमने शुरू किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 14 है महासागरीय जल संचलन, इसके बारे में अपन बात करें तो महासागरीय जल में किस प्रकार से संचलन होता है, पानी का जो मूवमेंट आगे पीछे होना होता है वो संचलन कहलाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं, जैसे जो महासागर का पानी है उसमें कुछ भौतिक विशेषताएं, जैसे उसका तापमान, उसका खारापन, उसका घनत्व और उस पर बाह्य शक्तियां जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु का प्रभाव महासागरीय जल को ये गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव करती हैं, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति हैं। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने के क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। अब देखिए, ज्वार भाटा आप लोगों ने कई बार पढ़ा है और आपको इसके बारे में मालूम भी होगा। सूरज और चंद्रमा की आकर्षण के कारण से जब महासागर का या समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे अपन ज्वार कहते हैं। जब सूरज और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है और समुद्र का जल वापस से नीचे उतरता है तो उसे अपन भाटा कहते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से बेटा जी ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक, चलिए। तो अतः समुद्र का अधिस्थल में ठंडे जल का उत्प्रवाह और अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा जी समुद्र में जो गति होती है पानी की, तरंगें। सबसे पहले जो अपन बातें करेंगे वो तरंगों की करेंगे। ठीक है, तो तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, और वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। ऊर्जा तटरेखा पर जाकर निर्मुक्त होती है। जब तट से वो टकराती हैं तरंगें, तो जो उनमें ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो वहाँ पर उनसे अलग हो जाती है, यानी निर्मुक्त हो जाती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित भी प्रभावित करती है। जो तरंगें होती है ना, वो समुद्र की सतह के ऊपर ही उठती हैं, आंतरिक भाग में बहुत कम पहुँच पाती हैं। जैसे ही तरंगें महासागर तट पर पहुँचती हैं, इनकी गति कम हो जाती है। ऐसा गयात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण के कारण से होता है, तथा जब जल की गहराई तरंग धैर्य से आधे से कम हो जाती है तो तरंगें टूट जाती हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागर में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती चली जाती हैं, तथा वायु के ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल को विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर यानी हवा शांत जल पर बहती है तो छोटी छोटी उर्मिकाएं, जिन्हें अपन कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, ये इस पे पानी है, तो बेटा जी इस पे जो छोटी छोटी सी लहरें उठेंगी, इन्हें अपन उर्मिकाएं कहेंगे। तथा वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ता जाता है। जब इनके टूटने में सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने पर ये टूटते हैं और सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने के पहले से ही हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं करती हैं वो तरंगें। एक तरंग का आकार और आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाती है, यानी एक तरंग की आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाती है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम और नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्धों में भी, यानी हो सकता है जैसे अटलांटिक महासागर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कोई हवा की वजह से तरंग उत्तरी गोलार्ध में विकसित हुई और धीरे धीरे करके वो दक्षिणी गोलार्ध में तक पहुंची, अटलांटिक महासागर में।
तरंगों के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय में तक प्रभावी है तथा इसके ऊपर उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय में एक ही दिशा में वो प्रवाह वो फ्लो जारी रहा है। तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले जल को ऊपर की ओर धकेलता है और तरंगें नई स्थिति में गति करती हैं। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है और ये इंगित करती है कि आती हुई तरंगों पर वस्तुओं का वहन आगे तथा उसके ऊपर होता है एवं लौटती हुई तरंगें नीचे और पीछे की ओर। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये समुद्र है, हवा की वजह से ये पानी ऊपर उठा, ये पानी वापस से अपनी जगह पे गिरता है। जब ये अपनी जगह पे गिरता है तो दूसरी वाली पानी को ऊपर उठा देता है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये आगे वाले पानी को ऊपर उठा देगा। इस क्रम से ये ऊपर नीचे होता रहता है और जिससे कि तरंगों की गति बढ़ती रहती है। जो पानी जहाँ से ऊपर उठा है वो वहीं गिर जाता है, वो आगे वाले पानी को आगे बढ़ा देता है और इस तरीके से तरंगें उत्पत्त होती हैं। अब अपन तरंगों की बात करें बेटा जी, तो तरंगें शिखर और गर्त, ये वाला हिस्सा तरंगों का शिखर कहलाता है और ये वाला उनका गर्त कहलाता है। क्योंकि एक तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्त कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ऊपर वाला हिस्सा शिखर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा गर्त कहलाता है। तरंग की ऊंचाई, एक तरंग के गर्त के आधेय स्थल और शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। तरंगायाम, यह तरंगों की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल, तरंग काल में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो लगातार तरंग शिखरों की गर्तों के बीच के समय अंतराल को अपन तरंग काल कहते हैं। तरंग धैर्य, ये दो लगातार शिखरों के गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर तरंग गति कहलाती है, इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति, ये एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु में गुजरने वाले तरंगों की संख्या होती है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी, ज्वार भाटा। देखिए मैं आपको इसको एक शॉर्ट तरीके में समझाऊं, आप इसको पहले समझ लीजिए फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चंद्रमा, ये सूरज और ये अपनी पृथ्वी, ठीक है। इन दोनों के प्रभाव से जब यहां का जल ऊपर उठता है तो इसे कहते हैं बेटा जी ज्वार, ठीक है। अब याद रखने वाली बात है जो आपको समझनी है कि यहां पर तो सूरज और चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से ज्वार उत्पन्न होता है। इसके जस्ट विपरीत दिशा में, जस्ट विपरीत दिशा में भी ज्वार उत्पन्न होता है और वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा उत्पन्न होता है। वो जो ज्वार होता है वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। ये वाला जो ज्वार है ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है, बैलेंस करने के लिए। तो अपन, मैंने आपको बता दूं, 24 घंटे के अंदर एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं। 2 बार ज्वार आने का कारण क्या है? सूरज और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से यहाँ पे ज्वार आया, जस्ट इसके अपोजिट में अपकेंद्रीय बल के द्वारा आया। और जब ये पृथ्वी घूम के ये वाली हिस्से पे आ जाएगी तो ये वाला हिस्सा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर सूरज और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से आएगा। और ये वाला हिस्सा जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण से आएगा। इसलिए एक स्थान पर 24 घंटे में यानी एक दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरा, जो ज्वार आता है ना बेटा, ये उच्च ज्वार और लघु ज्वार, अब अपन आगे पढ़ेंगे। उच्च ज्वार मतलब दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार मतलब छोटा ज्वार या लघु ज्वार। ये आता कैसे? देखिए, ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जब ये तीनों एक सीध में हों, और ऐसा कब होता है?
अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन होता है। तो उस दिन जो ज्वार उत्पन्न होता है वो दीर्घ ज्वार होता है। उस दिन जो ज्वार उत्पन्न होता है जब ये तीनों सीध में, क्योंकि सूरज और चंद्रमा की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी के ऊपर प्रभाव डालती है जिससे कि दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा। अब ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये सूरज, जब ये तीनों समकोण पर होते हैं तो उस समय बेटा जी जो ज्वार आता है वो लघु ज्वार होता है। और ये कब होता है? सप्तमी और अष्टमी को। सप्तमी और अष्टमी को। अपने वो हिंदी में जो है ना प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, उस वाली हिंदी वाली, तो वो सप्तमी और अष्टमी वाले दिन सूरज और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री के कोण बनाते हैं और उस दिन ये लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, उस दिन जो ज्वार उत्पन्न होता है वो लघु ज्वार होता है। तो ये है अपना ज्वार। अब बात करें कि भाटा, तो जब सूरज और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तीव्र होती है तो जल स्तर ऊपर उठ जाता है, और जब उनकी शक्ति कम होती है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और पृथ्वी उस जल को वापस से अपने तरफ खींच लेती है और जल वापस से अपनी स्थिर अवस्था में आ जाता है। उसको बेटा जी भाटा कहते हैं। ठीक है, इसको अपन डिटेल बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।